देखिए, आज हाई बीपी बहुत कॉमन बीमारी है भारत में और इसके बारे में सर भी बता रहे थे कि भारत में आज बहुत सारे लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। लगभग भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या को हम घोषित कर सकते हैं कि एक बीमारियों से नियुक्त जनसंख्या है। ये 2016 के आंकड़े कहते हैं कि 54.8 करोड़ व्यक्ति आज केवल 10 प्रकार की गैर संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हैं। और अगर हम इन आंकड़ों में और आंकड़े जोड़ दें संक्रामक बीमारियों के, तो कहीं न कहीं हम सभी हैरान हो जाएँगे कि भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या तो एक रोगी जनसंख्या है और ये रोगी जनसंख्या को निरोगी बनाने का तरीका क्या है? तरीका ये सेंस है, ये जानकारियाँ हैं जो पल-पल आपको मिलती रहती हैं और आज इन्हीं जानकारी का ये सीरीज़ का एक और सेशन आपका होने जा रहा है, जहाँ पर हम हाई बीपी पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्या है ये बीमारी? कैसे होती है? इसको हम डिटेल में जानेंगे और इसके बाद इसके समाधान को समझेंगे। देखिए, हाई बीपी को समझने के लिए हम इस बीमारी को इसके नाम से ही समझ सकते हैं। जैसे इस बीमारी का नाम है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाइपर और टेंशन, ये 2 शब्दों से मिलके बना है। हाइपर होता है बहुत ज़्यादा हो जाना, टेंशन यानी किसी प्रकार का फ़ोर्स, किसी प्रकार का प्रेशर। यानी किसी प्रकार का प्रेशर का अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाना, उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब आपके शरीर में किस चीज़ का प्रेशर बढ़ेगा? एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर में हर जगह पर मौजूद है और इसको कहते हैं हम रक्त, ब्लड। ब्लड आपकी बॉडी में हर जगह पर मौजूद होता है और एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट एजेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वो टॉक्सिन्स हो, चाहे वो किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज हो, चाहे वो आपके शरीर में पोषण हो, हर एक चीज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाती है। हॉर्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये रक्त आपका ये ट्रांसपोर्ट एजेंट की तरह काम करता है, जो इन सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। ये रक्त लिक्विड होता है और लिक्विड होने की वजह से ये आपके रक्त की धमनियों के अंदर से फ्लो होते हुए जाता है। जैसे आप मान सकते हैं कि आपके शरीर में बहुत सारे पाइप्स हैं और इन पाइप के माध्यम से ये सभी पाइप के अंदर से रक्त जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। अब देखिए, हाई बीपी में क्या होता है, बेसिकली आपका दिल जो है वो आपके ब्लड को पंप करने का काम करता है। आपका दिल एक प्रकार से एक मोटर की तरह काम कर रहा है। जो मोटर है वो पानी को पंप करता है ताकि पानी एक लेवल तक, एक हाइट तक पहुंच सके। ऐसे ही आपकी बॉडी में मोटर की जगह पर लगा हुआ है आपका दिल। तो आपका दिल भी पंपिंग का काम करता है, आपके ब्लड को पंप करता है ताकि वो हर एक अंग तक पहुंच सके, आपके शरीर की हर एक जगह तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जब आपका दिल पंप करता है आपके ब्लड को, तो ये ब्लड एक प्रेशर के साथ इन रक्त की धमनियों के अंदर से फ्लो करते हुए जाता है और वो प्रेशर जो होता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब आपका दिल बिल्कुल ब्लड को पंप कर रहा होता है, तो उस वक्त आपके रक्त की धमनियों के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है और इसी प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब आपका दिल रिलैक्स होता है, आपका दिल बिल्कुल किसी प्रकार का कोई पंपिंग क्रिया नहीं कर रहा है, तो उस वक़्त आपका जो रक्त के धमनियों के अंदर प्रेशर रहता है, उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सामान्यतः आपका सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। आपने जब अपना बीपी चेक करवाया होगा, तो सामान्य स्तर पे ये कहा जाता है कि बीपी आपका रहना चाहिए 120/80 या फिर 140/90 के बीच में। 140/90 या फिर इससे ज़्यादा जब हो जाता है, तब आपका बीपी हाई कहा जाता है। तो यहाँ पर जब आप ये 2 शब्दों को 2 नंबर्स को देख रहे हैं कि 140/90, 120/80, तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर हैं। जो ज़्यादा वाला है यानी 120, वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, क्योंकि इस वक़्त आपका दिल आपके ब्लड को पंप कर रहा होता है। तो जब पंपिंग का काम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। डायस्टोलिक प्रेशर रिलैक्सेशन की स्थिति वाला प्रेशर होता है और इस वक्त आपकी बीपी जो है, जब आपने 80 देख रहे हैं आप, तो ये सामान्यतः सिस्टोलिक से कम होता है। सो आई होप यहाँ पर आप सभी को समझ में आया होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर पर कितना होना चाहिए और सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या होते हैं। अब देखिए, आपका बीपी क्यों बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, इसके पीछे का कारण समझने के लिए आप सोचिए। इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाना चाहूंगी। जैसे कि आपके पास पाइप है और आप अपने बगीचे में पानी डालते हैं। अब आपको दूर तक पानी पहुंचाना होता है, तो आप क्या करते हैं, आप पाइप को आगे से उसका मुंह जो है उसको हमेशा दबा देते हैं, हल्का सा दबा देते हैं या फिर हाथ रख लेते हैं। तो जो पानी होता है वो ज्यादा प्रेशर के साथ आगे तक जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसका अंदर का जो सरफेस एरिया है वो आपने पाइप का कम कर दिया अपना हाथ रख के। यानी जब किसी चीज का सरफेस एरिया अंदर से कम हो जाता है, अंदर की जो सतह है वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है किसी लिक्विड का।
तो यही आपके बॉडी में भी होता है। जब आपके रक्त की धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लग जाता है, एक परत बनने लग जाती है, तो ये परत जो बनती है वो आपके अंदरूनी आपकी रक्त की धमनियों के अंदर का जो अंदरूनी सरफेस है, उसके सरफेस एरिया को कम कर देती है। और ये सरफेस एरिया कम होने की वजह से आपकी रक्त की धमनियां अंदर से नैरो हो जाती हैं, संकरी हो जाती हैं, और जब रक्त इसके अंदर से फ्लो करता है तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा यहाँ पर कारण होता है कि आपकी रक्त की धमनियां टाइट हो जाती है, इनका लचीलापन खत्म हो जाता है। इनका लचीलापन खत्म होने के कारण होता है आपके शरीर में एक एंजाइम की मात्रा का बढ़ जाना, जिसका नाम है एस। एस होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जब आपके शरीर में बढ़ती है तो आपकी रक्त की धमनियों को टाइट कर देती है, इसका लचीलापन खत्म कर देती है। या फिर आपकी बॉडी में जब सोडियम बहुत ज्यादा हो जाता है तब भी ऐसा होता है। तो इसके कारण जब बॉडी का लचीलापन या फिर आपकी रक्त की धमनियों का लचीलापन खत्म हो जाएगा तो आपका बीपी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ तीसरा इसका कारण होता है खून का गाढ़ा हो जाना। गाढ़ापन आज इसके पीछे का कारण है। अब आप सोचिए कि एक पाइप में से पानी आराम से फ्लो हो सकता है या फिर एक जेली आराम से फ्लो हो सकती है। आपका आंसर होगा पानी आराम से फ्लो हो सकता है। जेली को फ्लो होने में बहुत वक्त लगेगा, आपको बहुत मेहनत लगेगी उसको आगे फ्लो करवाने में। अगर यहाँ पर हम एक और कंपैरिजन करें कि पानी और तेल का कौन ज्यादा अच्छे से फ्लो कर सकता है, ऑब्वियसली पानी कर सकता है। तेल को फ्लो करने में थोड़ा वक्त लगेगा। यानी आपका जो रक्त है वो जितना गाढ़ा होता जाएगा, जितनी उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, डेंस होगा जितना वो, तो उतना आपका रक्त आगे फ्लो करने के लिए उसको प्रेशर बढ़ता जाएगा उसका, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गाढ़ा रक्त आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, उसकी फ्लो करने की क्षमता कम हो जाएगी। और इसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या कारण हमने समझे? कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, इसी वजह से ये कहते हैं कि हाइपरग्लिसेमिया की वजह से, सॉरी हाइपरलिपिडेमिया की वजह से आपको हाई बीपी हुआ है। दूसरा कारण है ऑक्सीडेटिव डैमेज होना। तीसरा कारण है कि आपकी रक्त की धमनियों में एस की मात्रा बढ़ जाना, यानी एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मात्रा बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपकी रक्त की धमनियां लचीली नहीं हो पाती है। और चौथा कारण है कि रक्त गाढ़ा हो जाना। यानी ये चार कारणों की वजह से आज आपको हाई बीपी हो रहा है। तो आज इस हाई बीपी की परेशानी से अगर हम सभी बचना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि इन चारों कारणों को हम न्यूट्रलाइज करें। लेकिन आज दिक्कत क्या हो रही है? सबसे पहली परेशानी ये हो रही है कि हमें इस बीमारी के बारे में वक्त रहते हुए पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमारी एक बहुत बुरी आदत है कि हम जांच नहीं करवाते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अपनी हेल्थ का को बेहतर बनाने के लिए हम सभी प्रकार के लाइफस्टाइल को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन एक चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं कि जांच करवाएं। और इसी वजह से जब आप बहुत लंबे टाइम तक हाई बीपी का जांच नहीं करवाते हैं, आपको नहीं पता चलता है ये बीमारी के बारे में, क्योंकि इस बीमारी के लक्षण बहुत लेट में दिखाई देते हैं। जब आपका बीपी बढ़ेगा आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इसके लक्षण जब तक आपको दिखाई देंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। अगर इस बीमारी का आप वक्त रहते हुए इलाज नहीं करवाते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में मल्टीपल डैमेजेस होते हैं। जैसे आपकी आंखों में डैमेज होना, आपके ब्रेन में डैमेज होना, जिसकी वजह से आपको डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी होती है। इसकी वजह से आपको हार्ट स्ट्रोक पड़ने की परेशानी होती है, हार्ट फेलियर जैसी परेशानी हो सकती है, हार्ट अटैक जैसी परेशानी हो सकती है, या किडनी फेलियर या किडनी डैमेज भी इसकी वजह से आपको हो रहा है। सो बहुत जरूरी है समझना कि आज ये परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस परेशानी से बचने की जरूरत है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि ये बात आंकड़े भी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज बढ़ती परेशानी हाई बीपी की बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रही है। जैसे आंकड़े कहते हैं कि आज 50% पूरे विश्व भर में हार्ट अटैक के जितने केसेस हो रहे हैं उनके पीछे का मुख्य कारण हाई बीपी है। सोचिए 50% केसेस पूरे विश्व भर की बात की जा रही है, भारत की नहीं। इसके साथ साथ ये आंकड़े कहते हैं कि पूरे विश्व भर में 54% स्ट्रोक की परेशानी जो हो रही है उसके पीछे का मुख्य कारण हाई बीपी है। इसके साथ साथ ये भी आंकड़े कहते हैं कि पूरे विश्व भर में 20% जो किडनी फेलियर रीनल फेलियर के कारण होते हैं उसके पीछे का कारण भी हाई बीपी है। यानी आज चाहे किडनी फेलियर की बात कर ले हम, चाहे हम हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक की बात कर ले, या फिर हम स्ट्रोक की परेशानी की बात करें, ये सभी परेशानियां आज हो रही हैं तो इसके पीछे का मुख्य कारण ये साइलेंट किलर है जिसका नाम है हाई बीपी। तो इस साइलेंट किलर से बचना बहुत जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग नाम इसको दिया गया है। आप अगर डिकोड करें तो इसको हम कह रहे हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्यों कहते होंगे? सोचिए, क्योंकि ये बीमारी आएगी जब आपको नहीं पता चलेगा।
ये बीमारी डैमेज इतना कर जाएगी साइलेंटली आपकी बॉडी में कि इसके लक्षण जब आपको पता चलेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगी। और इसीलिए आज भारत को ज़रूरत है कि हम इस बीमारी को समझें और वक्त रहते हुए अपनी जांच करवाना शुरू करें। आज हिंदुस्तान टाइम्स का ये डेटा भी कह रहा है कि भारत में लगभग अगर हम पूरी जनसंख्या को 8-8 के ग्रुप में विभाजित कर देते हैं तो 8 में से 3 भारतीयों को हाई बीपी की परेशानी होती है। आज ये आंकड़े कहते हैं कि लगभग 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को भारत में हाई बीपी की परेशानी है। एकमात्र ऐसी गैर संक्रामक बीमारी जो करोड़ों लोगों को हो रखी है, और इतने करोड़ लोग, लगभग 13 करोड़ से ज्यादा लोग, सोचिए। तो ये परेशानी बहुत कॉमन है भारत में और इससे बचना बहुत जरूरी है। बचने के लिए एक आदत अपना लीजिए जांच करवाने की, ताकि आप वक्त रहते हुए इस बीमारी को पकड़ सकें, डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि इसके लक्षण लेट में दिखाई देते हैं। ये बात मैं बार बार भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसके लक्षण लेट में दिखाई देते हैं और इसके लक्षणों का वेट आपको नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर ये लक्षण आपको पता होने चाहिए कि हाई बीपी के क्या होते हैं, क्योंकि ये लक्षण अगर आपको अपने अंदर या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत उनका बीपी चेक करवा लीजिए। लक्षण है इसके, जैसे आपके सर दर्द की परेशानी रहती है, आपको बहुत थकान महसूस होती है, आपके सीने में दर्द रहता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं आप। अगर ये बिहेवियर आपके आपके अंदर आपको दिखाई दे रहा है तो तुरंत अपना बीपी चेक करवा लीजिए। उसके लिए अपने नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको जाना है और अपने बीपी को चेक करवाना है। देखिए, बहुत सिंपल होता है बीपी को चेक करवाना, बहुत कॉस्टली प्रोसीजर नहीं है और बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं है। आप जाएंगे तो कुछ मिनटों में ही आपका बीपी आराम से चेक हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका बीपी कितना रहता है। क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो लोग अपना बीपी चेक नहीं करवा रहे हैं उनको कब पता चलता है कि उनको हाई बीपी की परेशानी है? जब उनको हार्ट अटैक आ जाता है या चलते चलते वो अचानक से कोलैप्स हो जाते हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो इस बात की गंभीरता को समझाने की आपको कोशिश कर रही है। सो आई होप आप सभी ने इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखा होगा, और ये वीडियो हमें समझाने की कोशिश करी है कि लोग चलते चलते कोलैप्स हो जा रहे हैं। और ये चीज हम आज के टाइम पे देख रहे हैं कि ये रियलिटी है। लोग बैठे बैठे कोलैप्स हो जा रहे हैं, कोई डांस करते करते कोलैप्स हो जा रहा है, कोई गाना गाते गाते कोलैप्स हो जा रहा है। ये रियलिटी है आज के भारत की, आज पूरे विश्व की ये रियलिटी है। और उस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आज हमें ये समझना होगा कि इससे बचना कैसे है, क्यों ये हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये समझना जरूरी है। तो हाई बीपी इसके पीछे का आज मुख्य कारण बन चुका है, एक साइलेंट किलर है जिससे बचना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए हमें एक आदत को पहले अपना लेना है। वो आदत है कि अपने बीपी को चेक करवाने की आदत रखनी है। हर हफ्ते जाइए, अपने नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाइए और वहां पर जाकर अपने बीपी को चेक करवाइए, मॉनिटर करिए कि आपका बीपी कितना रहता है। तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका बीपी कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, आपको फ्लक्चुएशंस पता चलने लग जाएंगी। तो जब हम जागरूक होंगे, देखिए, शरीर के बारे में, तभी तो आगे चलकर हमको एक स्टेप ले पाएंगे अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। तो आइए बात करते हैं, अब समाधान के ऊपर आएंगे हम, क्योंकि हमने बीमारी को तो समझ लिया, लेकिन अब हम बीमारी की जड़ों को समझेंगे और इसके समाधान को समझेंगे। देखिए, आज हमें पहले तो एक नजरिए को बदलने की जरूरत है। क्या है वो नजरिया? हमें लगता है कि केवल दवाइयां खा के हम स्वस्थ हो सकते हैं, केवल दवाई खा के आज हम सभी रोग मुक्त हो सकते हैं, ये कई लोग आज सोचते हैं। और इसी वजह से आज अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें, जिसमें नेचुरोपैथी है, चाहे वो आयुर्वेद है, या फिर चिकित्सा के कई ऐसे प्रकार हैं जो हमें मिलते हैं, तो हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दवाइयां तो हम खा रहे हैं तो हम ठीक हो जाएंगे अपने आप। लेकिन आज इस बात को समझना होगा कि दवाइयां क्या काम करती हैं। दवाइयां केवल आपके लक्षणों पर काम करती हैं, सिम्टोमेटिक होती हैं, और इसी वजह से आपकी बीमारी के लक्षणों को ये ठीक करने में आपकी मदद करती है, आपको राहत दिलाती है जो आपको जरूरत रहती है इंस्टेंटली। लेकिन अगर आप इस भ्रम को आगे लेकर चल रहे हैं कि बीमारी आगे चलकर दवाइयां आगे चलकर बीमारियां खत्म कर देंगी, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सोचिए, अगर आप पेड़ है, पेड़ की टहनियों को काट देते हैं तो क्या पेड़ जड़ से खत्म हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि वो फिर से उसमें पत्तियाँ आ जाएँगी, फिर से नई ब्रांचेज़ आ जाएँगी। यानी पेड़ को जब तक आप जड़ से खत्म नहीं करेंगे, वो तब तक ग्रो करता रहेगा। बीमारी भी एक ऐसी ही है। बीमारी को जब तक जड़ से खत्म नहीं करते हैं, केवल उसके लक्षणों पर काम करेंगे, तो वो बीमारी आगे चलकर और क्रोनिक होती है, क्योंकि आप केवल लक्षणों को दबा रहे हैं, उसकी जड़ पर काम नहीं कर रहे हैं। तो जड़ पर काम करने के लिए ज़रूरत है आपको प्रकृति की, प्राकृतिक चिकित्सा की। और आज इस चीज़ को भारत के डॉक्टर्स भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दवाई के साथ-साथ आज प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहते हैं, तो आज हमारे पास प्रकृति के बहुत सारे ऐसे चिकित्सा के टूल्स हैं, चाहे वो गामा ओरिजिनॉल हो, चाहे वो हमारे नेचुरोपैथी हो या फिर आयुर्वेद हो। ये सभी का इस्तेमाल हम सभी कर सकते हैं और बीमारी और दवा दोनों से राहत पा सकते हैं। तो आज इस बीमारी के पहले हम जड़ों पर बात करेंगे कि हाई बीपी की जड़ें क्या हैं और उनको हम कैसे काट सकते हैं। देखिए, हाई बीपी की जड़ें हैं हमारी खुद की कुछ गलत आदतें। तभी तो आप सोचिए कि ये आदतें जब इतने सारे लोगों के होने वाली हैं, होंगी, तभी तो जाकर ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैली है। क्योंकि ये बीमारी बाय एयर है या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर नहीं फैलती है, हाई बीपी। लेकिन आज हमारी खुद की गलत आदतों की वजह से ये बीमारी बहुत करोड़ों लोगों को हुई है। शायद इतने लोगों को कोविड-19 भी नहीं हुआ होगा जितने लोगों को हाई बीपी है। सो कहीं न कहीं हमें समझना होगा कि ये बीमारी हमारी गलत आदतों की वजह से हो रही है। इन आदतों को बदलना हमें बहुत ज़रूरी है। पहली आदत है नशा करने की आदत। यानी अगर आप धूम्रपान करते हैं या फिर आप शराब का सेवन करते हैं, तो ये करना बंद करना पड़ेगा। दूसरी आदत है मोटापा। मोटापा भी एक आदत है, क्योंकि ज़्यादा खाने की आदत, एक्सरसाइज़ ना करने की आदत आपको मोटापे की तरफ लेके जाती है, जो अपने साथ बहुत सारी बीमारियाँ लेकर आता है। तीसरी आदत है एक्सरसाइज़ ना करना। चौथी आदत है ज़्यादा सोडियम खाना। तीसरी 5वीं आदत है आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी रही है जिनको हाई बीपी की परेशानी रही है, तो ये भी काफ़ी बड़ा कंसर्न का मैटर रहता है। इसके साथ-साथ अगर आप बहुत तनाव लेते हैं, तो ये 6 चीज़ें हैं, जो आज रिस्क फैक्टर की तरह काम कर रही है, इस बीमारी को बढ़ावा देती हैं। सबसे पहले रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये आपकी हाई बीपी होने की संभावना को दुगना कर देती है। यानी अगर आपको ये आदत है, आप स्मोकिंग करने की आदत रखते हैं, तो आपके दुगने चांसेस बढ़ जाते हैं हाई बीपी होने के। अगर आप मोटापे के शिकार हैं, तो आपकी हाई बीपी होने के चांसेस 85% तक बढ़ जाते हैं। तो सोचिए रिस्क को आप इतना बढ़ा रहे हैं, अगर आप मोटापे के शिकार हो रखे हैं और मोटापे को कम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, तो ये आपके हाई बीपी के रिस्क को लगभग 20 से लेकर 50% तक बढ़ा देता है। सोचिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझना कि आज निष्क्रिय जीवन शैली आपको इस हाई बीपी के रिस्क की तरफ लेके जा रही है। इसके साथ-साथ अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं या सोडियम आपको, जैसे आपको दूध या दही इन सभी चीज़ों में मिलता है, तो आज ज़्यादा सोडियम खाने की वजह से भी आपके शरीर में बीपी बढ़ जाता है। क्योंकि ये सोडियम जो है, वो आपके शरीर में जब जाता है, तो आपके रक्त की धमनियों को टाइट करता है। जैसे एस करता है, वैसे ही ये सोडियम भी करता है। और इसीलिए सोडियम कम करना ज़रूरी है। ये स्टडीज़ कहती हैं कि अगर आप सोडियम की मात्रा बॉडी में कम कर देंगे, तो ये आपके बीपी को लगभग 5 से लेकर 6 एमएमएचजी कम कर सकता है। सोचिए, इतने के लिए आप दवाइयाँ खाते हैं, इतने बीपी को कम करने के लिए, लेकिन आज ये केवल संभव है अगर आप सोडियम कम कर देते हैं। तो नमक आपको कितना खाना है? आधा चम्मच यानी 2 ग्राम। 2 ग्राम या फिर उससे कम आपको नमक खाना है। ये आपके शरीर की ज़रूरत के लिए काफ़ी होता है और आपके बीपी को नॉर्मल भी रखता है। इसके साथ-साथ अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, आपके मम्मी-पापा या फिर आपके दादा-दादी या फिर नाना-नानी, इनमें से किसी को भी परेशानी रही है हाई बीपी की, तो आपको भी संभावना रहती है हाई बीपी होने की, और ये आपके रिस्क फैक्टर को डबल कर देता है। तो ये बात भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा तनाव भी आपको बीपी की परेशानी की तरफ लेके जाता है। तनाव को कम करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज इन सभी से बचना चाहते हैं, इन जड़ों को काटना चाहते हैं, तो आज हमें क्या-क्या चेंजेस अपनी लाइफ़स्टाइल में लेकर आने चाहिए। आज आपको इस बीपी की परेशानी से बचने के लिए क्या मैनेजमेंट का तरीका अपनाना चाहिए। सबसे पहला तरीका है कि अपने डाइट में बदलाव लेकर आइए, क्योंकि सही डाइट, सही खान-पान आपको लेके जाएगा एक स्वस्थ जीवन की तरफ। इसके साथ-साथ लाइफ़स्टाइल में बदलाव लेकर आइए। यही 2 कारण हैं आज जिसकी वजह से ये सभी प्रकार की गैर संक्रामक बीमारियाँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। तो ये 2 प्राकृतिक तरीकों को अपनाइए
और आप पाएंगे कि आप सभी बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं। इनमें से एक बीमारी हाई बीपी भी है। अगर हम बात करें खान-पान की, तो आपको अपने डाइट पर विशेष ध्यान देना है कि आप प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ ज़्यादा बढ़ें। दालों का इस्तेमाल करें क्योंकि दालों में पोटेशियम आपको मिलता है, और इसके साथ-साथ आप हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जी, दाल ये सभी चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक नहीं होती हैं। इसके साथ-साथ ये भी आपको ध्यान देना है कि आप मोटे अनाज का इस्तेमाल करें जो फाइबर आपको ज़्यादा दे, क्योंकि गेहूँ और आज अनाज जब हम ज़्यादा खाते हैं तो ये बीमारियों का मुख्य कारण बन जाता है। आईसीएमआर एनआईएन भी इस बात की बारे में प्रूफ देता है, इस बारे में बात करना चाहता है कि आज 56% बीमारियां हमारे खुद के खान-पान की वजह से हो रही है, और इसके पीछे का मुख्य कारण है कि हम अनाज ज्यादा खा रहे हैं और सब्जी कम खाते हैं। तो सब्जी ज्यादा खाना शुरू कर दीजिए, अनाज कम खाइए। इसके साथ-साथ दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि एक्सरसाइज आपको डेली करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज डेली करते हैं तो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसके साथ-साथ जितने भी बाहर के प्रोसेस फूड हैं, फास्ट फूड हैं, जो हम अक्सर खाते हैं, इन सभी को कम करना ज़रूरी है, अवॉइड करना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है। और ट्रांस फैट एक ऐसा सैचुरेटेड फैट होता है जो डायरेक्टली आपके रक्त की धमनियों के अंदर चिपकता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो ट्रांस फैट को कम करना ज़रूरी है। साथ-साथ इनमें बहुत प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं, आपको नहीं पता कि ये मैदा या फिर जो मेयोनीज़ इसमें इस्तेमाल हो रही है, उसमें कितना ज़्यादा फैट होता है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये फैट डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाके स्टोर होता है और आपको मोटापे का शिकार बनाता है। और आप जानते हैं कि मोटापा डायरेक्टली आपको इस बीमारी हाई बीपी की परेशानी की तरफ लेके जाता है। सो ज़रूरी है कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, इन सभी को आप अवॉइड करिए। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सभी प्रकार के प्राकृतिक तरीकों को अपनाइए, जैसे एक्सरसाइज करना, योगा करना या फिर ध्यान करना। ये सभी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सुबह-सुबह ग्रैटिट्यूड अदा करना, और इसके साथ-साथ आज आपको एक और आदत अपनानी है, वो है अपने बीपी को चेक करवाने की आदत। तो ये कुछ आदतें हैं जो आपको इस बीमारी से बचाने में आपकी मदद कर सकती हैं। अब हम डाइट पर बात करें तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि पोटेशियम रिच डाइट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, स्पेशली उन पेशेंट्स को जिनको हाई बीपी की परेशानी है। क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो सोडियम के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करने में आपकी मदद करता है। सोडियम आपके शरीर में आपकी रक्त की धमनियों को टाइट करता है, लेकिन जब पोटेशियम आप लेते हैं खाने के माध्यम से, तो ये सोडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसीलिए पोटेशियम खाने की सलाह आपको दी जाती है। तो हाई बीपी के पेशेंट्स को पोटेशियम मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, दालों में, और इसके साथ-साथ केले में। केला डेली एक आपको लेना है अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम आपको अच्छी मात्रा में मिल जाता है, और खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसी प्रकार आपको मैं बताना चाहूँगी कि डेली 50 मिनट की एक्सरसाइज भी आपके बीपी को लगभग 5 से लेकर 8 एमएम पर एचजी तक कम कर सकता है। तो देखिए कितना अच्छा तरीका है कि कॉस्ट इफेक्टिव तरीका, आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयों पर हम कितना खर्चा करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के लिए केवल हमें सिर्फ अपने वक़्त को निकालने की ज़रूरत है। और हम अपने घर पे ही एक्सरसाइज करके आज अपने बीपी को लगभग 5 से लेकर 8 एमएम पर एचजी तक कम कर सकते हैं। कुछ गलत आदतों को अगर आप बंद कर देते हैं, तो ये भी आपकी बीपी को कम करती है। जैसे अल्कोहल, अगर आप शराब कम करते हैं, तो ये आपके बीपी को 4 एमएम पर एचजी तक कम कर देता है, और अगर आप स्मोकिंग क्विट कर देते हैं, तो ये आपके बीपी को कम करता है, साथ-साथ आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाता है। इसके साथ-साथ अगर आप तनाव को मैनेज करना चाहते हैं, तो डेली योग और मेडिटेशन करिए, क्योंकि ये साफ तौर पे स्टडीज़ कहती हैं कि जब आप योग करते हैं या फिर ध्यान करते हैं, तो ये आपके सिस्टोलिक प्रेशर को 5 एमएम पर एचजी तक कम कर देता है। तो सोचिए कि ये कुछ आदतें हैं जो आपके बीपी को हमेशा मैनेज करके रख सकती हैं। उसके लिए आपको इन आदतों को अपनाने की ज़रूरत है। और इसके साथ-साथ आज एक ऐसा तत्व है, प्रकृति ने जो हमें दे रखा है, जिसका इस्तेमाल करके हम सभी अपनी इस बीमारी से राहत पा सकते हैं, इस बीमारी से इलाज कर सकते हैं, और इसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। आज हाई बीपी की परेशानी से राहत दिलाने में और इससे इससे आपका बचाव करने में आपकी मदद कर रहा है। गामा ओरिजिनॉल के बारे में, जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया ये सफेद कलर का पाउडर है, इसका इस्तेमाल आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। करोड़ों लोग आज ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व भर में इसका इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। शुरुआत इसकी जापान से हुई थी। अब धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे इसकी जानकारी और देशों तक पहुंच रही है, वैसे-वैसे लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं।
आज इसके बारे में ना सिर्फ हमारी भारत की सरकार का ये कहना है कि ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाता है, बल्कि इसके बारे में आप डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ये आप सभी की जरूरत बन चुका है। डॉक्टर शैलेश साही मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। वो साफ तौर पे कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हाई बीपी के पेशेंट्स को देना चाहिए। लेकिन आज हम डायरेक्टली डॉक्टर साहब से ही ये बात पूछेंगे कि कैसे गामा ओरिजिनॉल आज हाई बीपी की परेशानी से राहत दिलाने में और इस बीमारी का इलाज करने में हमारी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं, डॉक्टर साहब से ही डायरेक्टली इस बात को सुनते हैं। Advocated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in uh, reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर डॉक्टर साहब की बातों को डिटेल में सुना होगा और डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल आज आप लेते हैं तो ये बीपी को कम करने में बहुत इफेक्टिव रहता है और डॉक्टर साहब खुद ये रिकमेंड करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेना चाहिए ऐसे लोगों को जिनको हाई बीपी की परेशानी है, क्योंकि ये कोरिया और चाइना में स्टडीज के माध्यम से पता चला है कि देखिए आपके शरीर में जो एस नाम की एंजाइम है उसको कम करने के लिए एस इनहिबिटर्स भी मौजूद होते हैं। तो इन एस इनहिबिटर्स के साथ गामा ओरिजिनॉल इंटरेक्ट करता है और आपकी बॉडी में एस की मात्रा को कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से बीपी भी कम होता है। जिसके ऊपर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताना चाहूंगी। जैसे कि एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ था जो 82 हाई बीपी के पेशेंट्स पर किया गया था। इन 82 पेशेंट्स को दो भाग में डिवाइड किया। 41 पेशेंट्स और 41 पेशेंट्स का दो ग्रुप बनाया गया। इनमें से एक ग्रुप को गामा ओरिजिनॉल और इर्बिसर्टान, एक दवाई है जो हाई बीपी के पेशेंट को दी जाती है, ये दोनों को साथ में मिला के दिया गया। और एक ग्रुप ऐसा था जिनको केवल दवाई इर्बिसर्टान दी गई। तो ये पाया गया कि जिस ग्रुप को गामा ओरिजिनॉल और इर्बिसर्टान साथ में दिया गया है उनकी हेल्थ बेहतर जल्दी हुई, उनका हाई बीपी जल्दी नॉर्मलाइज हो गया और उनकी बॉडी में दवाई के कोई भी बुरे साइड इफेक्ट भी नहीं हुए। लेकिन उन लोगों में ये देखा गया है कि जिनको केवल दवाई दी गई उनका बीपी अच्छे से कंट्रोल नहीं हुआ कंपैरेटिवली उन लोगों के जिनको गामा ओरिजिनॉल और इर्बिसर्टान साथ में दिया गया था। इसके साथ साथ ये भी पाया गया है, गामा ओरिजिनॉल के ऊपर एक और स्टडी हुई है जिसमें 82 हाई बीपी के पेशेंट्स को गामा ओरिजिनॉल दिया गया और निफेडिपाइन साथ में दिया गया। सॉरी, 82 पेशेंट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया, जिसमें से 42 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको गामा ओरिजिनॉल और निफेडिपाइन साथ में दिया गया। निफेडिपाइन एक प्रकार का वैसोडायलेटर ड्रग है जो आपके रक्त को गाढ़ा होने से बचाता है। इसके साथ साथ 40 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको केवल निफेडिपाइन दिया गया। तो ये पाया गया कि जिनको केवल निफेडिपाइन दिया गया है उनके हाई बीपी कम नहीं हुआ उतने अच्छी तरीके से, बल्कि उन लोगों को जिनको गामा ओरिजिनॉल और निफेडिपाइन साथ में दिया गया उनका बीपी बहुत जल्दी नॉर्मलाइज भी हुआ और हाई बीपी के पेशेंट को बहुत जल्दी राहत मिली क्योंकि उनका रक्त गाढ़ा होने से बचाया है गामा ओरिजिनॉल ने। और प्लस निफेडिपाइन के कोई भी साइड इफेक्ट उनके बॉडी पे नहीं पड़े हैं। यानी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब आप दवाइयों के साथ साथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी दवाइयां इफेक्टिव तरीके से आपकी बॉडी पर काम कर पा रही हैं। 2016, 2008, 2006 की और भी स्टडीज हुई है। 2016 और 2006 की स्टडी जो हुई है वो चूहों पर की गई है। जो हाई बीपी के से ग्रसित चूहे थे उनको गामा ओरिजिनॉल दिया गया और ये पाया गया कि उनका हाई बीपी कम हुआ। और स्पेशली जिन चूहों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से या फिर डायबिटीज होने की वजह से हाई बीपी हुई है उनमें बहुत अच्छे से गामा ओरिजिनॉल ने हाई बीपी कम करा। इसके साथ साथ 2008 की स्टडी कोरिया की मोटापे से ग्रसित महिलाओं पे की गई और ये पाया गया कि उनका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर कम करने में गामा ओरिजिनॉल ने मदद की है। तो ये सभी क्लिनिकल ट्रायल्स आज हमें ये बात बता रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल अगर आप लेते हैं तो ये वैसोडाइलेशन की प्रक्रिया को प्रमोट करता है, यानी आपके रक्त को गाढ़ा होने से बचाता है। एस इनहिबिटर्स के साथ इंटरेक्ट करता है और एस एंजाइम की मात्रा को कम करके आपके रक्त की धमनियों को लचीला बनाने में मदद करता है। साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इसी का सबका प्रभाव आपको मिलता है कि हाई बीपी आपका कम हो जाता है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज अपनी दवा के साथ साथ आप इसको लेना शुरू करिए, क्योंकि दवाइयां आपको टेम्पररी राहत दिलाती हैं। गामा ओरिजिनॉल आपकी बीमारी की जड़ पर काम करता है और दोनों जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो आप जल्द से जल्द रोग मुक्त हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि हर हफ्ते आपको अपना बीपी चेक करवाना है। हर महीने अपने डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीपी के हिसाब से आपकी दवाइयों की डोजेस को वो कम करेंगे। धीरे धीरे करके आपकी दवाइयां कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी और गामा ओरिजिनॉल आपको रेगुलर कंटिन्यू करना है।